ओके जी, सेक्शन 3 जो है, सबसे पहले तो हम बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट देखेंगे कि अमेजोन का बिजनेस जो सोल्यूशन एग्रीमेंट है वो है क्या, जिसकी भी हाफ पर बहुत सारे लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो बहुत सारे जो नए सेलर्स होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स की चीजों को फौरी तौर पे सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ड्रॉप शिपिंग के केस में खास तौर पे सेक्शन 3 लगता है। उस और होलसेल में भी लग सकता है ये सेक्शन 3, कि आप अगर ब्रांड की परमिशन के बगैर, उसके ऑथराइजेशन लेटर के बगैर, उसकी इनवॉइसेस के बगैर, या फिर आप समझ लें कि कोई भी आप ऐसे ब्रांड को सेल आउट करते हो जो कि रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड है, जो कि अलाउ नहीं करता अदर सेलर्स को सेल आउट करना, आप कहीं से भी उसकी प्रोडक्ट्स ले लेते हो और उसको सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हो, देन इन दैट केसेस न्यू अकाउंट्स जितने भी हैं उनको सेक्शन 3 फेस करना पड़ता है। सो सेक्शन 3 में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चीजें हैं क्या, कौन सा ऐसा बिजनेस सोल्यूशन है जो कि अमेजोन की सर्विसेज में लाइक इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें हम सारी चीजों को देखेंगे कि किस तरह से सेक्शन 3 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लाइक नेग्लिजेंस करें तो सेक्शन 3 लगता है। और लेट एट द एंड हम उसका प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए अकाउंट को रीइंस्टेट करवा सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी अकाउंट्स जो कि टारगेटेड अकाउंट्स हैं, लाइक जो अभी कुछ अरसा पहले डीएक्टिवेट हुए हैं, उनके लिए बस यही है कि अपील करके हमें वेट करने की जरूरत होती है। और बार बार अपील करने की जरूरत नहीं है जब तक अमेजोन का कोई रिस्पांस नहीं आता। सो इसको हम अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि ये जो अमेजोन का लाइक सर्विस बिजनेस सोल्यूशन है, जिसके अंगेज जो है वो सेक्शन 3 लगता है, उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो सेलिंग ऑन अमेजोन है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, और ये कुछ और सर्विसेज हैं जैसे सेलिंग पार्टनर एपीआईज वगैरह होते हैं। इसको हमने वन बाय वन अब देखना है। अब सबसे पहले तो यहाँ से हम इसकी पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन जो जनरल हैं, जो कि एप्लीकेबल होती हैं, उसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनरोलमेंट का प्रोसेस है। ऑब्वियसली अकाउंट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसमें इनरोलमेंट होती है हमारी। हम जितने भी लॉज और जितनी भी चीजें हैं जो हमारे बिजनेस के साथ अटैच होती हैं, लाइक हमारा अगर लीगल नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अमेज़न अगर हमसे रिक्वेस्ट करता है, देन वी नीड टू सबमिट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। सो ठीक है वली, कोई इशू नहीं है, आप ज्वाइन कर लिया आपने। अभी हमने स्टार्ट किया, सेक्शन 3 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इनरोलमेंट के बाद जो हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो सर्विस फी पेमेंट का होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको लाइक गाइड करती हूँ कि सबसे पहले तो देखें, क्योंकि जब भी अकाउंट की रजिस्ट्रेशन हो रही होती है तो उस टाइम पे हमें क्रेडिट कार्ड, वैलिड बैंक इंफॉर्मेशन, वैलिड बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, सारी चीजें हमें प्रोवाइड करनी होती हैं। सो अमेजोन आपको पता है कि अपनी सर्विस फी काटता है, अपना जो अकाउंट क्रिएशन है उसकी हर मंथ रिन्यूअल होती है। सो बहुत सारे केसेस में ये भी इशू आ रहा होता है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करें, वो किसी भी बिना पर जो है वो ट्रांजैक्शन उसकी नहीं हो पाती, उस टाइम पे भी अकाउंट की ऑथराइजेशन नहीं हो पाती। सो हमने बहुत सारी चीजों में इसमें फोकस करना होता है कि अगर हम परफॉर्मेंस या चीजों को देख रहे हों तो हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें कि हमने एक्शन या परफॉर्मेंस जितनी भी हैं उनको हमने देखना है। सो उसमें सबसे पहले जो रिटर्न्स, चार्जबैक, क्लेम, डिस्प्यूट, जितनी भी वायलेशन या पॉलिसीज आती हैं, या अमेजोन अगर हमें कहते हैं कि आपने थर्ड पार्टी से डायरेक्टली प्रोडक्ट शिप की हैं या इनकी सोर्सिंग की है, इसमें सारी चीजें ओवरऑल सेक्शन 3 में आ सकती हैं। ठीक है, जिसमें आपको मैं बता रही हूँ कि सेक्शन 3 में ओवरऑल अगर हम 2 3 4 तरह की चीजों में अगर हम वायलेशन कर रहे हो तो
वो सेक्शन 3 के केस में आती है, ठीक है। सो इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो हमारा क्रेडिट कार्ड या जो भी हम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो हमारा चार्जेबल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जब हम रीइंबर्समेंट के लिए डिपॉजिट मेथड जो हमने लगाया होता है, अगर वो भी हमारा प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो तो तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद देखें, जो इनवॉइसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब भी सेक्शन 3 लगता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट स्टेप में जब हम रीइंस्टेट के लिए प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद अमेजोन हमसे इनवॉइसेस डिमांड करता है। सो इनवॉइसेस जो है, जरूरी नहीं होता कि ऐसी प्रोडक्ट जो हमने सेल आउट की हैं तो सिर्फ अमेजोन उन्हीं की जो है वो इनवॉइसेस मांग सकता है। इनवॉइसेस जो है वो ऐसी ऐसे नंबर्स की भी हो सकती हैं जो कि हमने सिर्फ लिस्ट किए हो और उसको चाहे हमने सेल आउट ना भी किया हो। लिस्ट करके, अगर सम टाइम आप ये भी देखते हो कि हम लिस्ट करते हैं, चेक करते हैं प्रोडक्ट को, जब वो एक्टिव हो जाती है फिर हम उसको किसी भी वजह से जो है XYZ वजह की से हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो अमेजोन ऐसे ऐसे नंबर्स की भी हमसे मतलब इनवॉइसेस डिमांड कर सकता है, ठीक है। मैम उसके वन बाद क्वेश्चन, जी जी। जैसे आपने बताया कि जो पॉइंट था कि जब हम जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हम जो यूज करते हैं फॉर एनी रीजन, अगर वो जब वो एवरी मंथ चार्ज करते हैं, अगर वो चार्ज नहीं होता है तो भी आपका अकाउंट सेक्शन 3 पे डीएक्टिवेट हो जाता है? देखिए, उसमें ना डिपेंड कर रहा होता है, सबसे पहले तो वो आपको भेजते हैं कि आप अपना ना चार्ज मेथड चेंज कर लें, क्योंकि चेंज अपडेट किया जा सकता है, डिलीट नहीं करते हम। जिस मेन क्रेडिट कार्ड पर फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन होती है उस कार्ड को हम डिलीट नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि वो पहला चार्ज मेथड डिलीट कर देते हैं, उसकी वजह से भी सेक्शन 3 की वायलेशन लगती है हमारे ऊपर, क्योंकि बिजनेस एग्रीमेंट सोल्यूशन में क्लियरली ये चीज मेंशन है कि जो भी फर्स्ट आपका जो मतलब क्रेडिट कार्ड है या जो वैलिड बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करते हैं उसको हम मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसको लेटर ऑन कोई और चार्ज मेथड उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं ना, लाइक जो भी क्रेडिट कार्ड या जो भी चार्ज मेथड हमने पहले फर्स्ट टाइम यूज किया होता है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट की वेरिफिकेशन उसकी बिहाफ पर हुई होती है। तो उस अच्छा, तो इस सॉरी, तो इससे ये सवाल है कि अ, वो हमें पहले इन्फॉर्म करेंगे कि आपने जो है वो चार्ज मेथड चेंज किया है, या डायरेक्टली सेक्शन 3 लगा देंगे? देखिए, चेंज करने पे उसे कोई इशू नहीं है, आप चार्ज मेथड चेंज करें उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप डिलीट करेंगे उस केस में अमेजोन जो है वो आपकी एक्टिविटी को नोटिस करेगा, फिर वो आपकी बाकी चीजों के ऊपर जो है वो फोकस करना स्टार्ट करेगा। लाइक वो देखेगा कि रिटर्न्स कितने हैं, चार्ज बैक कितने हैं, मतलब किस तरह की प्रोडक्ट सेल हो रही है, ब्रांड कैसा है, या फिर वो इनवॉइसेस मांगना शुरू हो जाएगा। कोई एक केस उसके बाद जो है वो खुद ब खुद जनरेट होगा। तो ज्यादातर केसेस में जो है वो बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट सेक्शन 3 ही लगता है उस केस में, ठीक है। लेकिन उसमें और ये मैम भी एक एक क्वेश्चन है, जी। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अगर वो हमें किसी लीगल अनलीगल एक्टिविटी में, या हमें कोई चार्ज बैक है या क्लेम देना है हमने, तो वो हम्म। खुद खुद हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, या हमसे कहेगा जी डिडक्शन करवाएं? देखें, जो क्योंकि ऑटो ऑथराइजेशन होती है इसमें अमेजोन की, एफपीएम के केसेस में अमेजोन खुद ही काट कर दे देता है, चार्ज बैक हो चाहे A to Z क्लेम हो, उसमें लेकिन अमेजोन लेकिन जो है लेकिन वो अगर लेकिन अगर हमारे उसमें जो है ना अमाउंट कम हो, उसमें क्रेडिट ही ना हो, तो फिर वो कैसे क्लेम करेगा? बिल्कुल उस केस में फिर आपका अकाउंट जो है वो इस तरह की एक्टिविटी में आएगा ना, फिर वो आपको जो है वो सेक्शन 3 जो है उसके ऊपर लगाएगा, क्योंकि आपको चार्ज बैक्स आ रहे हैं, A to Z क्लेम आ रहे हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आप सारा विड्रॉ करवा चुके हो, उसमें फिर ऑब्वियसली इशू आएगा ना। और मंथली की जो पेमेंट है जी। वो हमने यकम से पहले जमा करवानी होती है, उसमें पड़ी हो? नहीं, वो खुद ही ऑटो डिडक्ट हो जाती है, जो चार्ज मेथड आपने लगाया होता है उसमें से खुद ही डिडक्शन होती रहती है। और सम टाइम ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में बैलेंस है, यानी कि सेल्स का बैलेंस है, तो उस केस में क्या होगा कि वो सेल्स के बैलेंस में से भी डिडक्शन कर लेता है। अच्छा, इसमें हम मरकरी बैंक को क्यों अहमियत देते हैं और वाइस बैंक को क्यों नहीं देते अहमियत? उसकी हालांकि रीजन वाइस का भी। उसकी रीजन ये है कि जो वाइज बैंक है उसमें आपकी LLC का एड्रेस नहीं आता, लेकिन मरकरी में जो बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करते हो उसमें आपकी LLC का एड्रेस मेंशन होता है, ये वजह है।
मरकरी के अलावा कोई है उसके अलावा ऑप्शन? जी जी, मैं आपको बताती हूँ और ऑप्शन भी, एक मिनट है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना और मेथड अभी, क्योंकि ज्यादा जो हम लोग रिलाई कर रहे थे वो मरकरी बैंक पर ही कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि मरकरी बैंक में इशू आ चुका है तो उसके लिए अभी सोल्यूशन तलाश किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जितने भी मतलब बैंक्स है ना, या तो उसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर रिक्वायर्ड होता है, और अगर वो रिक्वायर ना हो तो दूसरे केसेस में क्या होता है कि मंथली चार्जेस होते हैं। मरकरी बैंक में ये है कि कोई भी मंथली चार्ज सॉरी वो बैंक आपसे नहीं लेता, और ना ही उसका कोई इस तरह का सीन है कि आपके अकाउंट में कुछ एक फिक्स अमाउंट हमेशा पड़ी रहनी चाहिए अकाउंट के स्टेटस को एक्टिवेट रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से हम डी ट्रैक हो रहे हैं, हम दोबारा से टॉपिक की तरफ आते हैं। अब इसमें देखिए फर्दर जो है वो हम ऑप्शन बता दें, मरकरी के अलावा ऑप्शन बता दें। मरकरी के ऑप्शन अलावा अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि इस पर काम हो रहा है, अभी देखेंगे कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम लेटर ऑन जो है वो यूज कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, अभी ये मतलब समझ लें कि सक्सेसफुल नहीं हुए अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए कि हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद हम देखेंगे जी कि फर्दर इसमें क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से सेक्शन 3 लग सकता है, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड वगैरह का इशू हो सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल चार्ज बैक या इस तरह के कोई भी इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से आपकी डिडक्शन नहीं हो पाती, उसमें भी होता है। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप टर्म्स एंड कंडीशन को टर्मिनेट करते हो, फॉलो नहीं करते, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। अब टर्म्स एंड कंडीशन अमेज़न की क्या कहती हैं, देखें इसमें यहाँ पर क्लियरली इस चीज में लिखा हुआ है टर्म्स एंड टर्मिनेशन में कि जो भी आपकी कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन लाइक है फॉर द यूज ऑफ सर्विस, और ये अनटिल उस वक्त तक रहेगी जब तक आप इसको टर्मिनेट नहीं करते, ठीक है। और जब आप टर्मिनेट करते हो तो उस वक्त सेलर सेंट्रल में जो ईमेल, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी चीजें हैं, उसको बकायदा टर्मिनेट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर इन केस के आप जो भी एग्रीमेंट है आप बगैर किसी नोटिस के आप जो है वो अकाउंट को जो भी एग्रीमेंट है उसको अगर आप टर्मिनेट करते हो तो आपको मतलब उसमें ये होता है कि अमेज़न जब आप टर्मिनेशन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो अमेज़न आपको 30 डेज का टाइम देता है कि आप जो है वो सोच लो, अगर दोबारा से रिकवर करना है या इसको कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन एक दफा जब आप टर्मिनेट कर देते हो या सस्पेंड कर देते हो तो उसके फौरन बाद जो समझ लें कि आप विद इन 7 डेज उसको मतलब दोबारा से अकाउंट को करवा सकते हो, लेकिन उसके बाद जो है नहीं करवा सकते। और उसमें एक और चीज भी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई भी मतलब ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो इनवॉइसेस मांगता है, जब हम इनवॉइसेस उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते तो उसमें फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर हम फेक प्रोवाइड करते हैं तो उसमें फिर अगर अमेज़न लाइक हम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं, उसमें फिर प्रॉब्लम आती है इस तरह की कि अमेज़न आपको फ्रॉडलेंट या इलीगल एक्टिविटीज में आपको एंटर कर देता है, ये डिसेप्टिव एक्टिविटी। तो उस केस में क्या होता है कि आप अकाउंट को दोबारा से कभी भी रीइंस्टेट नहीं करवा पाते, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा कि हमने देखना है कि अगर हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है तो हमें ईमेल आती है, और ईमेल के साथ साथ सेलर सेंट्रल पे भी एक हमारे पास परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो आपको क्लियरली बताता है कि अच्छा, उसमें इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो सिर्फ आपको ये बताता है कि सेक्शन 3 लगा है, ये नहीं बताता किस वजह से लगा है। तो वो रूट कॉज आपने खुद से आइडेंटिफाई करनी होती है, खुद से फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। इनवॉइस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप सेलर सेंट्रल अकाउंट पर लगाते हो
बेचने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्रॉप शिपिंग में तो हम सिर्फ सप्लायर तलाश कर लेते हैं, और हम इस तरह से नहीं करते कि बल्क में पहले से प्रोडक्ट हमारे पास होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 यूनिट लगाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसमें क्या होता है कि वो 10 यूनिट हमने पहले से बाय नहीं किए होते। लेकिन अमेजोन का जो सोल्यूशन एग्रीमेंट है, बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है, वो क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट है वो आपके पास पहले से खरीदी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो खरीदते वक्त एक इनवॉइस जनरेट होती है। इनवॉइस का मतलब एक रसीद मिलती है सप्लायर की तरफ से, ठीक है। तो अगर वो इनवॉइस हम लोग फेक अगर देते हैं, तो उस केस में ये होगा कि अमेजोन का एल्गोरिदम अगर डिटेक्ट कर लेता है किसी भी तरीके से, तो उस केस में आपको वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में डाल देगा, और आपके रिफंड कभी भी वो रिलीज नहीं करेगा अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में आपको डाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको कोई अदर सोल्यूशन जो है वो तलाश करने की जरूरत होती है। आप डायरेक्टली सेक्शन 3 में फेक इनवॉइसेस नहीं डाल सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें सिर्फ एक ऐसे नंबर या ज्यादातर 3 एसेंस के वो इनवॉइसेस डिमांड करता है आपसे, लेकिन जब हम फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में जाते हैं फिर वो जितनी इन्वेंट्री होती है वो सबकी कहता है इनवॉइसेस आप दो, तो उस केस में फिर हम जो है वो लाइक नहीं होते, एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि हम ऑब्वियसली सारा स्टॉक तो दोबारा से उसको परचेज करके और उसको नहीं सबमिट करवा सकते, ठीक है। तो ये इशू होता है। अब इसके बाद फर्दर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं एक मिनट जी, ये टैक्स मैटर आ गए। अब अमेजोन का एग्रीमेंट, बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट, ये भी कहता है कि अमेजोन जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, कलेक्ट करेगा और टैक्सेस आपके बिहाफ पर जो भी एप्लीकेबल लाए उसके मुताबिक, और फिर अमेजोन जो है वो टैक्सेस को रिसीव करके आपकी बिहाफ पर जो है वो टैक्स कैलकुलेशन करके और फिर आगे जो है वो सबमिट करवाएगा। सो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने जो भी इसकी सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक जितने भी एप्लीकेबल टैक्सेस हैं उसमें अगर कोई डिडक्शन होती है या विद होल्डिंग होती है, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। और यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेजोन टू पे, ठीक है। आप अमेजोन को पे करोगे और अमेजोन आगे जो है वो आपके टैक्सेस को पे करेगा। इस केसेस में भी इशू आता है, कुछ लोग सारी ही पेमेंट निकलवा लेते हैं। उस केस में जो टैक्सेस हैं अगर ऑटो ऑथराइजेशन अमेजोन को ना दी हो हमने, तो उस केस में भी ये होता है कि हम अमेजोन को टैक्स नहीं दे रहे होते, क्योंकि अमेजोन ने आगे टैक्स आपका पे करवाना होता है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी आप अमेजोन की सर्विस जो है वो यूज कर रहे होते हो उसमें आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होती है या किसी भी रीजन की बिना पर आपका अकाउंट जो है वो लाइक इस तरह की एक्टिविटी उसमें होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस हो रहे होते हैं, उस केस में, या फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आपका अमेजोन का अकाउंट है और किसी और पर्सन ने उसको एक्सेस किया, आपको पता नहीं है किसने एक्सेस किया है। जब अमेजोन आपको मेल करेगा और आप उसको लाइक उसमें उसके रिप्लाई में कहोगे कि ये मैं नहीं था जिसने लॉगिन किया है, तो उस केस में अमेजोन फौरी तौर पे आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देगा। अब क्योंकि उसको ये होता है कि उस बिजनेस सोल्यूशन के मुताबिक वो आपके पर्सनल डाटा को लाइक समझ लें कि सिक्योर करने का मतलब उसमें उसकी सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू सेक्शन 3 वही मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये तो पूरा बिजनेस सोल्यूशन है हमारे पास। अच्छा, कुछ इस तरह के केसेस भी होते हैं जिसमें ये कनाडा और मेक्सिको की काउंटी के हिसाब से जो सेलिंग होती है लाइक वो भी डिपेंड कर रही होती है। अगर देखें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और सेलिंग ऑन अमेजोन में, क्योंकि दो मेथड हो सकते हैं, एफबीए हो सकते हैं या एफबीएम हो सकता है, दोनों के मेथड ऑफ सेलिंग जो है अमेजोन की कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के हिसाब से वो डिफरेंट है। अगर आपकी एलएलसी है तो ऑब्वियसली वो किसी और तरह से डील होगी, अगर लिमिटेड कंपनी है तो वो किसी और तरह से डील होगी। सो आपने जो इसमें असल में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि आपकी कोई ना कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी हुई होती है जो कि अमेजोन की बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट को वॉयलेट कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। उसमें ज्यादातर केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। सम टाइम आपकी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश की गई होती है, या फिर आप समझ लें कि
कोई ऐसी वायलेशन होती है आपके अकाउंट पे जो कि बिजनेस सोल्यूशन को ब्रीच करती है। सो इस तरह के इसमें ज्यादातर जो है वो ड्रॉप शिपिंग का मतलब एक जो इम्पोर्टेंट लोग उसको समझते हैं अमेजोन टू अमेजोन, जिसे A to A कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अमेजोन के सेलर अकाउंट पे प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, और जब ऑर्डर आता है तो अमेजोन की बायर एक प्राइम आईडी होती है जो कि परचेज्ड होती है, वो बायर आईडी से हम ऑर्डर प्लेस करके उस कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। अब ये भी अमेजोन की जो पॉलिसी है उसे हम ब्रीच कर रहे हैं, तो उस केस में भी अमेजोन ने अभी अपना एल्गोरिदम जो है वो अपडेट किया है, जो कि ये डिटेक्शन कर रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। और एल्गोरिदम उसने क्या बनाया है, सिंपल इस तरह का एल्गोरिदम बनाया है कि जो भी सस्पेक्टेड अकाउंट होता है उसमें वो एक ऑर्डर अपनी टीम की तरफ से करवाता है, उसमें वो देखता है कि ऑर्डर कहाँ से आया है। ऑब्वियसली उस पर जो प्रोडक्ट शिप होती है उसकी जो पैकिंग स्लिप होती है उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। सो अमेजोन को उससे पता चल जाता है कि ये एक्टिविटी अमेजोन टू अमेजोन है, जो कि अमेजोन की क्लियर एक पॉलिसी है जिसमें लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टली अमेजोन से बाय करके अपने कस्टमर को फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि अमेजोन अपने आप को भी उस टाइम पे थर्ड पार्टी कंसीडर कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में सेक्शन 3 इस वजह से भी लगता है कि जो प्रोडक्ट्स आप लोग सेल आउट कर रहे होते हो या तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं होती, या फिर आप मतलब प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो। आज का जो केस है ना वो इसी इसी चीज के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है, क्योंकि उसकी मैंने सारी स्टडी की है। उसमें प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ये मिसलीडिंग है। ठीक है। उसमें क्या है कि टॉयलेट के सीट कवर्स हैं जो कि उन्होंने काफी ज्यादा सेल आउट किए हैं उस अकाउंट पर, और उन्होंने क्या किया है कि न्यू में उसको लिस्ट करते थे और उसको रिफर्बिश्ड या फिर जो जिनकी पैकेजिंग डैमेज होती है उन प्रोडक्ट्स को वो कस्टमर तक पहुंचाते थे, और कस्टमर के बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक्स उस अकाउंट पर आए जिस पर लिखा हुआ था कि मिसलीडिंग है, या फिर आप समझ लो कि इसमें जो प्रोडक्ट दिखाई गई है उस तरह की नहीं आती, या प्रोडक्ट की ब्रेकेज का बहुत ज्यादा डैमेज इशू बहुत ज्यादा था उसमें, जिसकी वजह से आप समझ लो कि उनको सेक्शन 3 की वायलेशन फेस करनी पड़ी है। अब उसमें देखें, आपने इंश्योर करना है, क्योंकि ये देखें सेलर एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट, उसकी पैकेजिंग या जो भी आप ऑफर देते हो वो एप्लीकेबल लॉज के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है। उसकी लेबलिंग की रिक्वायरमेंट है। आप जो है वो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट नहीं कर सकते जिसकी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते प्रॉपरली, या फिर ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी कोड ऑफ कंडक्ट पर फॉलो कर रहे होते हैं। उन प्रोडक्ट्स को अगर हम लिस्ट कर लेते हैं और हमारे पास कोई एज सच उसका मेजर सप्लायर नहीं, ज्यादातर हम जब इस तरह की आइटम्स को लिस्ट करते हैं ना जिसमें आप समझ लो कि हेल्थ से रेलिवेंट, जैसे ज्यादा आइटम्स अगर हम सेल आउट करना शुरू कर दें, वाइटामिन्स, फूड सप्लीमेंट्स और इस तरह की प्रोडक्ट्स अगर सेल आउट करना शुरू कर दें, तो उसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि अमेजोन लेटर ऑन इनवॉइसेस आपसे डिमांड कर लेता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसमें अच्छा मैम, देखिए इसमें एक क्वेश्चन है जी कि हम जो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है, जी उसकी अप्रूवल जो है या इनवाइसेस जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर से लेना काफी है, या फिर ब्रांड से भी लेनी है कि भी हम आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? देखें, अथॉरिटी कह हमें रहे हैं तो या सिर्फ जो है वो ऑथराइज्ड चाहिए, यानी कि हमें उससे कंसर्न नहीं है कि सप्लायर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या ब्रांड हो। ऑब्वियसली अगर हम सप्लायर से भी लेंगे तो उस ब्रांड का वो ऑथराइज्ड सप्लायर होगा जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, और वो हमें बकायदा जो इनवॉइस बनाकर देगा उसमें वो ब्रांड की क्लियर इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, वो एंटर होगी। दैट शोज कि आप अगर सप्लायर से भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो समझो ब्रांड से अप्रूवल आपको मिला हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं आता। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है फर्दर वो यही है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ऑर्डर ऑब्वियसली जिस तरह से जो अकाउंट मैं आज आपको दिखाऊंगी उस अकाउंट के मुताबिक अगर हम देखेंगे इंशाल्लाह कि उसमें किस तरह से प्रोडक्ट की ऑर्डर प्रोसेसिंग में इशू आया है। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग में किस टाइप का इशू आया है वो हम डिस्कस करेंगे उसमें, कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि वो लोग
प्रोडक्ट नई शो करके पुरानी बेचते थे प्रोडक्ट, और बहुत सारे सेलर्स के रिफंड और बहुत सारे सेलर्स की यही इसी टाइप की इंफॉर्मेशन थी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो जो आपने दिखाई है वही प्रोडक्ट नहीं है, उसमें इस तरह के काफी सारे इश्यूज वो आप देखेंगे। मैं आपको मैसेजेस वगैरह भी दिखाऊंगी। फिर उसके बिहाफ पर अमेजोन ने क्या किया कि अमेजोन ने अकाउंट डीएक्टिवेट किया, प्लस उसके साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि आप हमें फलां फलां ऐसे नंबर्स हैं उनकी आप इनवॉइसेस देंगे, और फर्दर उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिक्वायर की है वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद देखें शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। अब इसको अगर आप ओवर शिपिंग चार्ज करेंगे ना तो उसकी वजह से भी अमेजोन आपको जो है वो मतलब सेक्शन 3 लगा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम शिपिंग बहुत ज्यादा रैंडमली चेंज कर रहे होते हैं, हर प्रोडक्ट के साथ चेंज कर रहे होते हैं, उस केस में भी अमेजोन हमारे एल्गोरिदम को डिटेक्ट कर लेता है कि इतनी ज्यादा शिपिंग हर प्रोडक्ट के साथ चेंज होने का क्या पर्पस है। समटाइम लोग ये भी कर रहे होते हैं ना कि प्राइस बिल्कुल डाउन कर देते हैं, शिपिंग बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं, फिर उस केस में क्या होता है कि अमेजोन डिटेक्ट करता है कि उतनी तो प्रोडक्ट की प्राइस नहीं है जितनी ये लोग एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज कर रहे हैं। उस केस में भी आपका अकाउंट जो है वो सेक्शन 3 में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड या फिर अनपेड इनवॉइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका अकाउंट उस वक्त जो है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में जाता है जब आप अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन यूज करें, कोई भी ट्रांजैक्शन यूज करें। फॉर एग्जांपल आपको किसी का कार्ड मिल गया, आपको ऑब्वियसली उस क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज कर लेते हो क्योंकि आप अनऑथराइज्ड हो गए, तो वो आपको अनऑथराइज्ड या फ्रॉडलेंट परचेज में जो है उसकी वजह से भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है। अच्छा, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस सेलर अकाउंट में जो इशू आता है वो ये आता है कि हम जो भी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है या शिपमेंट इंफॉर्मेशन है, अगर हम वो ज्यादा फेक इस्तेमाल करना शुरू कर दें और उस केस में बायर्स बस ये कहते जाएं कि प्रोडक्ट हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली, उन केसेस में जो है वो अमेजोन हमें समझ लें कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में एंटर कर देते हैं। अब इसके बाद देखें कि जो सेल और फुलफिलमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और कैंसलेशन और रिटर्न्स और रिफंड, इन चीजों की कैलकुलेशन की बिहाफ पर भी अमेजोन आपको देख रहा होता है, ठीक है। और सेक्शन 3 वो बहुत सारी चीजों को देखने के बाद लगाता है। अगर कोई एक सिर्फ फैक्टर आपका लो या आप जा रहा हो, उस केस में अमेजोन सिर्फ एक स्पेसिफाइड कैटेगरी में रहते हुए वायलेशन लगाता है, लेकिन सेक्शन 3 उस वक्त लगाता है जब आप बहुत ज्यादा मतलब समझ लें कि अमेजोन की जो एग्रीमेंट्स हैं उनको आप वायलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। इसके बाद देखें जो चीज इम्पोर्टेंट है वो फुलफिलमेंट सर्विसेज हैं। इसमें कि अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीजों से आप जो है वो खुद से ही बच जाते हैं, लेकिन अगर आप एफबीए नहीं कर रहे, आप कर रहे हो एफबीएम, तो उस केस में आपको ज्यादातर सेक्शन 3 लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन एफबीए के केस में भी क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एफबीए के केस में होलसेल का मॉडल अगर आप यूज कर रहे होते हो उस वक्त भी सेक्शन 3 लग सकता है। उसमें क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी भी सोर्स से परचेज कर ली, लेकिन आपके पास उसकी प्रॉपर इनवॉइसेस नहीं और आप अपनी इन्वेंट्री को भेज चुके हैं अमेजोन के पास, तो उस केस में क्या होगा कि अमेजोन आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। फिर अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर मतलब जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते, देन इन दैट केस क्या होगा कि अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को भी होल्ड कर लेगा, आपकी पेमेंट्स को भी होल्ड कर लेगा और अकाउंट को भी सस्पेंड कर देगा। सो आपके पास जो है वो ऑब्वियसली अगर आप एफबीए कर रहे हो तो आपके पास इनवॉइसेस होनी चाहिए, और एफबीएम के केस में क्योंकि इनवॉइसेस आपके पास होती ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में फिर आप सेक्शन 3 को किस तरह से हैंडल करते हो वो भी मैं आज आपको गाइड करूंगी। तो अभी सेक्शन 3 जो है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैं आपको फिर दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने जो मेन पॉइंट्स हैं इसके वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से अमेजोन सेक्शन 3 लगा सकता है। सो फर्स्ट है कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड
का चार्ज मेथड, अगर जो ओरिजिनल जिस पर अकाउंट क्रिएट किया गया था, अगर वो चार्ज मेथड अगर आपका डिलीट हो जाता है, देन उस केस में आपकी क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज हुई होती है, तो अमेजोन उस पर सेक्शन 3 लगा देता है कि आपने जिस इंफॉर्मेशन पे अकाउंट क्रिएट किया था वो इंफॉर्मेशन आपने वायलेट की है, ठीक है, मतलब वो इंफॉर्मेशन आपने चेंज करने की कोशिश की है, मिसलीड करने की कोशिश की है। उसके बाद सेकंड थिंग कि अगर आप टैक्स के मैटर्स में सारा विड्रॉ करवा लेते हैं और अमेजोन के पास टैक्स जो है वो फर्दर विद होल्डिंग में नहीं रहता, उस केस में भी सेक्शन 3 लग सकता है। देन इन द नेक्स्ट केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऐसे पॉइंट्स जिसमें आप समझ लो कि अमेजोन जो है वो आपको चेक कर रहा होता है, जिसमें आपका कस्टमर फीडबैक है, टू जी गारंटी क्लेम है, रिटर्न्स हैं, रिफंड्स हैं, इन सारी चीजों को वो देख रहा होता है। देन उस केस में अमेजोन का एल्गोरिदम अपडेटेड है, वो अब इस चीज को डिटेक्ट करता है कि अमेजोन पे जो एफपीएम सेलर हैं वो अपने ऑर्डर को किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं। देन उस केस में आपको प्रोडक्ट की ऑर्डर प्रोसेसिंग और जो उसकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन है अगर वो मिसलीडिंग है, तो उसकी वजह से सेक्शन 3 लाजमी लगता है कि अगर आप प्रोडक्ट कुछ और दिखा रहे हैं, भेज सब कस्टमर को कुछ और रहे हैं, देन इन दैट केस आपका चाहे वो एफबी हो चाहे वो एफबीएम हो, आपका सेक्शन 3 इसमें लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो ये की है कि अगर अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांगता है और आप वो इनवॉइसेस नहीं दे पाते, ठीक है, इन दैट केस वो सेक्शन 3 लगाकर आपका अकाउंट बंद कर देता है। और अगर आप फेक या मिसलीडिंग इनवॉइसेस जो है वो अमेजोन को सबमिट करवाते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं, देन इन दैट केस चाहे सेक्शन 3 हो चाहे कुछ भी हो, अकाउंट आपका कभी भी रीइंस्टेट नहीं होता। सो आपने ये चीज देखनी है कि अगर अमेजोन ने आपको एक मैसेज किया है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन भेजा है कि आपने जो इनवॉइसेस सबमिट करवाई हैं वो फेक है, देन इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू रीइंस्टेट दैट अकाउंट, क्योंकि वो फ्रॉडलेंट है, इलीगल एक्टिविटी में चला जाता है, डिसेप्टिव एक्टिविटीज में चला जाता है। सो दैट इज व्हाई इन दैट केस उस अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। तो फंड्स उसमें से समझ लो कि रिलीज करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ना अकाउंट रीइंस्टेट होगा ना आपके फंड्स जो हैं वो रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, देन इन आफ्टर दैट मैं आपके साथ पहले प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करूंगी इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास, और फिर हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे एक रियल अकाउंट जिसके बारे में अपील राइटिंग मैंने आप लोगों से करवानी है, ठीक है। एक अपील का सैंपल मैं आपको शेयर करूंगी और उसमें क्या होगा कि बाकी जो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन है उसमें अपील राइटिंग अब आपने खुद से करनी है, ठीक है, क्योंकि ये रियल केस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम फिर जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? चलें जी, फिर मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ और देन हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, ठीक है।